हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों का मूल अधिकार का पार्ट नंबर 2। यानी कि मूल अधिकार जो हम पार्ट नंबर 1 आप लोगों को बताए थे, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए हम लोग इसको जानकारी लेते हैं और इसे विस्तृत रूप से जानते हैं मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अनुच्छेद 23 दोस्तों देखेंगे। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 तक हम लोग देख चुके थे। अनुच्छेद 23 है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। यानी कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, इस पर रोक लगाया गया है दोस्तों। यानी कि पुरुष और महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, इस पर भी रोक लगाया गया है। देवदासी या दास, इस तरह के कृत्य पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 भी बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों रेलवे पुलिस द्वारा आहट आहट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जो है मानव जो व्यापार है, तस्करी को रोकना है दोस्तों, याद रखिएगा। आहट रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे पुलिस द्वारा चलाया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 देख लेते हैं हम लोग, इसमें नोट में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए जैसे कि सैन्य सेवा हो गया या सामाजिक सेवा हो गया, आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। यानी कि इसमें बेगारी को भी जो है ख़त्म किया गया। यानी कि आप किसी से काम करवाते हैं तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब राज्य को आवश्यकता हो, जैसे कि सैन्य कार्य के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, तब उसको आपको लगा सकता है और धन भी नहीं दे सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 24 देखेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। यानी कि कल कारखानों, खतरनाक चीज़ों में बालकों को जो है मजदूरी के लिए नहीं लगाया जा सकता। जैसे देख लेते हैं कि किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य इस संकट में गतिविधियां तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर भी रोक लगा दिया है 2006 से दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल कारखानों में काम करवाना जो है ये निषेध किया गया, रोक लगाया गया। अनुच्छेद कितना में? तो 24, तो 14-24 याद रखेगा दोस्तों, 14-24। आगे देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में इसका चर्चा किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 25। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने का हक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि अनुच्छेद 26 जो है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है: धार्मिक एवं मूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, याद रखिएगा। अनुच्छेद 26 में कहा गया कि जिस धर्म के लोग उसको मूर्ति प्रायोजन कर सकते हैं या संस्था बना सकते हैं। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, और अपने धर्म के विषय को जो कार्य है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, याद रखिएगा। कानूनी रूप से प्रशासन, यानी कि अनुच्छेद 26 में कहा गया कि अपने धर्म के लिए आप मूर्ति या मंदिर ये सब बनवा सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ नोट एक वो है, देख लेते हैं कि अनुच्छेद 25 जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहाँ अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभवों को अधिकार प्रदान करता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों को समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी धार्मिक काम के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा, यही अनुच्छेद 27 में कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी कर जो है टैक्स लेकर किसी विशिष्ट धर्म के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
यह व्यवस्था राज्य किसी धर्म का दूसरे मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ है यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्म के रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जाता है। यानी कि जो टैक्स जो भारत सरकार को मिलता है इसका जो रख रखाव के लिए सभी धर्मों के लिए करना चाहिए, याद रखिएगा। यह व्यवस्था केवल कर उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। यानी कि आपको पैसा जो जमा किया गया है उस पर कर नहीं लगेगा, लेकिन किसी भी सुनते होंगे मंदिर से इतना रुपया शुल्क लगता है, यहाँ सरकार लगाता है, तो उस पर रोक नहीं लगाया है, टैक्स पर सिर्फ रोक लगाया गया, याद रखेगा। अनुच्छेद 27 टैक्स। अनुच्छेद 28 में देखेंगे दोस्तों कि राज्य विधि से पुनः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए, याद रखिएगा। राज्य के द्वारा जो पैसा से जो है शिक्षा संस्थान चल रहा है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं है जिनका प्रशासन राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना की विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो, याद रखिएगा। अगला है आपका कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यानी कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं अपने भाषा को, लिपि को या संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्था या उससे सहायता प्राप्त संस्था में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। यानी कि किसी भी राज्य के द्वारा जो चल रहा है संस्था, उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति भेदभाव से रोका नहीं जाएगा जाने से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, याद रखिएगा। 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। यानी कि इसमें राज्य जो है आर्थिक सहायता में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा अल्पसंख्यकों का, कि अल्पसंख्यक का है उसको देगा, धन चंदा देगा, पैसा देगा उसको बनाने के लिए, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। मूल अधिकारों को प्रावृत्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं दिया गया: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं? तो अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा दोस्तों। आई सिर्फ एकमात्र अनुच्छेद जिसके बिना पूरा संविधान जो है अर्थविहीन हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ यहाँ उच्च हो जाएगा दोस्तों, कुछ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के, याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग 5 रीट देख लेते हैं किसी में क्या चर्चा किया गया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रीट है। तो यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी का आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से ही स्पष्ट हो गया दोस्तों कि किसी को बंदी बनाकर जबरन आप रख नहीं सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। उसके आगे हो गया दोस्तों परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे न कराने के संबंध में पूछा जा सके, याद रखिएगा। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो परमादेश दोस्तों, इसमें आदेश दिया जाता है, परमादेश दिया जाता है कि न्यायालय द्वारा जो है सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्य और उसे न करने के संबंध में पूछा जा सके कि आप क्यों इस कार्य को नहीं किए हैं,
याद रखिएगा दोस्तों। उसके आगे हो गया प्रतिषेध। तो इसे किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के या अधिक कारणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता था। प्रतिषेध यानी कि रोकना हो ही गया दोस्तों, प्रतिषेध करना, रोकना। तो कोई भी उच्च न्यायालय है, मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहा है, तो वो अपने क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, तो उसे प्रतिषेध किया जाएगा और पूछा जाएगा किस आधार पर आप वो कार्य कर रहे हैं। प्रतिषेध संबंधी रीट जो है सिर्फ न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरण हो, विधायी निकाय या निजी व्यक्ति या निकायों को उपलब्ध नहीं है, निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा प्रतिषेध। और उत्प्रेषण आ जाता है, लास्ट में आता है चौथा है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण करना, प्रमाणित होना या सूचना देना। एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्याय क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध है हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक और सहायक दोनों तरह का है। तो उत्प्रेषण जारी किया जाता है दोस्तों किस लिए? इसमें सूचना दिया जाता है किसी भी न्यायालय को कि आप जो है उस कार्य को जो कर रहे हैं उसको नहीं कीजिए, चाहे उस कार्य को कीजिए। तो हो गया उत्प्रेषण देता है, यानी कि सूचना देना। अंत में पढ़ते हैं पांचवा हो जाता है अधिकार परीक्षा। तो शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इस न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संविधान से हो, आमंत्रित एवं कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अधिकार परीक्षा लेख में कहा गया दोस्तों कि यह एक प्रकार का वारंट है, क्यों वारंट इसे भी बोलते हैं। तो वारंट है जिसको जो है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच के लिए, यानी कोई भी दावा कर सकता है कि वह किस कारण से उस पद पर है या क्यों। नोट में देख ले अन्य चार जो है रीट, अन्य चार रीट से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति, याद रखिएगा। ऊपर वाले चारों जितने हैं पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो है उसमें लगाया जाता है, जबकि इसमें जो है अन्य व्यक्ति भी लगा सकता है कि किस अधिकार से वो जो है वो कार्य कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भी। आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 33। तो 5 प्रकार के रीट को हम लोग देख लिए, वो अनुच्छेद 32 में है, जिससे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी अनुच्छेद 32 को क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को याद रखिएगा। अनुच्छेद 33 क्या है दोस्तों? तो संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल या पुलिस बल और खुफिया एजेंसियां या अन्य मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासित बनाए रखना है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया कि संसद को शक्ति दिया गया कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों पर रोक लगा सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 34 है कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सैन्य कानून लागू हो या संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनरावृत्त करे। संसद किसी भी सैनिक कानून वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में जो है सैन्य कानून लगा है, तो वहाँ पर कुछ मूल अधिकारों को जो है नहीं भी माना जाता है, उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। तो यह अनुच्छेद 34 में कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में अपसपा लगा रहता है, आसान क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, वहाँ पर जो है पूछताछ के आधार पर भी गोली मार दिया जाता है, याद रखिएगा। आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे नागालैंड इस सब में लगा। अनुच्छेद 35 क्या है दोस्तों? तो संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड और उनके प्रकार में एकता है, याद रखिएगा दोस्तों।
तो ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है। यानी कि सिर्फ संसद को है कि मूल अधिकारों के बारे में कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा देख लिए दोस्तों। तो हम लोग देखें मौलिक अधिकार, क्या देखें, तो मौलिक अधिकार देखें हम लोग, जिसकी चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। 12 से लेके 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे दोस्तों, 7। अभी वर्तमान में कितने प्रकार के हो गए, 6। 7 में से एक संपत्ति का अधिकार था जो दोस्तों उसे निकाल दिया गया है, और उसे कहाँ रख दिया गया दोस्तों, तो उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है अनुच्छेद 300 के क में। संविधान संशोधन क्यों, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकार पर एक और वीडियो आएगा जो दोस्तों जिसमें बताया जाएगा कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए लागू है, कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ विदेशियों को मिलता है, कौन सा मौलिक अधिकार दोनों को मिलता है। जब आपातकाल लागू होता है तो कौन सा मौलिक अधिकार का जो है हनन हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कौन सा मौलिक अधिकार रहता है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बड़े बड़े एग्जामों में ऑप्शन देकर पूछा जाता है। तो आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, पार्ट 3 में उसको हम लेके आएंगे। ये पार्ट 2 था दोस्तों। आप लोगों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी नए हैं चैनल पर कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।